Hello everyone, this side Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of NFTL that is network filters and transmission lines. जैसे कि हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे अबाउट द लो पास फिल्टर कि उसका ना दे डिज़ाइन रमण कैसे क्लास करते हैं एंड हाउ वी यूज़ इट, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, कैसे हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आर नॉट की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एफ सी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल एंड सी इन टर्म्स ऑफ आर नॉट एंड एफ सी. So this was what we have done in the previous lecture. आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे एनालिसिस ऑफ द हाई पास फिल्टर. तो जैसे कि हम लो पास फिल्टर में देख रहे थे कि जो हमारा इंडक्टर था दैट वाज इन द सीरीज आर्म और जो कैपेसिटर था वो हम लोगों ने पैरेलल आर्म में लगाया था और इसका पर्टिकुलर रीजन था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एंड दैट वाज द रीजन. तो आज हम जो हाई पास फिल्टर लगा रहे हैं उसमें इन दोनों की जो पोजीशंस हैं वो अपोजिट हो गई हैं क्योंकि जो कैपेसिटर है वो अब लगाया जा रहा है सीरीज आर्म के अंदर और जो आपका इंडक्टर है वो है शंट आर्म में. तो सीरीज आर्म में जो कैपेसिटर्स लगाए हैं उनकी वैल्यू है 2C1 पैरेलल में इंडक्टर हो गया है. ये टी टाइप नेटवर्क हो गया, हमारा टी टाइप हाई पास फिल्टर हो गया. अगर हम पाई टाइप हाई पास फिल्टर की बात करें तो उसमें हम लगाएंगे सी अकेला रहेगा सीरीज आर्म में और 2L लगेंगे हमारे पैरेलल यानी कि शंट आर्म के अंदर. अब टी और पाई सेक्शन को तो हमने यहाँ पे शो कर दिया. तो अब हमारे पास हैं दो इम्पिडेंसेस जैसे कि हमारे पास लो पास फिल्टर में थी, यहाँ पे भी हम टू इम्पिडेंसेस ही यूज कर रहे हैं. Z1 यहाँ पे है जे ओमेगा सी वन अपॉन जे ओमेगा सी और जो शंट इम्पिडेंस है यानी कि Z2 वो है हमारे पास जे ओमेगा एल. तो जो हमने लो पास फिल्टर किया था उसके अंदर हमारी Z1 थी जे ओमेगा एल और Z2 थी 1/j ओमेगा सी और यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट हो गई हैं. Z1 हो गई है हमारी सीरीज इम्पिडेंस और Z2 हो गई है हमारी शंट इम्पिडेंस और उनकी वैल्यूज जो हैं वो 1/j ओमेगा सी और जे ओमेगा एल हैं. तो अगर हमने कैलकुलेट करना है Z1 इंटू Z2 तो ये एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसे हमने लो पास फिल्टर में डिजाइन किया था 1/j ओमेगा सी मल्टीप्लाइड बाय जे ओमेगा एल. जे ओमेगा एंड ओमेगा cancelled with each other and Z1 into Z2 बचा हमारे पास L by C and that is equals to R naught square where R naught is a real quantity जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग यूज कर रहे हैं. अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस की ऑफ टी सेक्शन तो जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ कैलकुलेट कर रखी हुई है. जब हमने टी टाइप नेटवर्क्स पढ़े थे उस टाइम पे हम लोग ये चीज़ डिज़ाइन कर चुके हैं ऑलरेडी. तो इसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज अंडर द रूट ऑफ Z1 स्क्वायर बाय 4 प्लस Z2 और ये जो है दिस इज आर स्टैंडर्ड टर्म जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी. कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस टी टाइप कोई भी नेटवर्क होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस किसके बराबर होगी. लेकिन ये चीज़ हमने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि यहाँ Z1 और Z2 को बहुत ध्यान से हम लोगों ने नोट डाउन करना है. जब हम लो पास फिल्टर की बात करते हैं तो Z1 जे ओमेगा एल आता है और जब हम हाई पास फिल्टर की बात कर रहे हैं तो उसमें Z1 1/j ओमेगा सी आएगा. दैट मीन्स जो Z1 होगा वो हमेशा सीरीज आर्म का जो भी कंपोनेंट है वो उसकी इम्पिडेंस जो होगी वो Z1 में काउंट होगी और शंट आर्म वाले की Z2 में काउंट होगी क्योंकि इसी चीज को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं जब हमने Z1 और Z2 की वैल्यूज को नोट डाउन करना है या उनको एनालिसिस में कैलकुलेशंस करनी है. तो वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट काउंट होगी, राइट. तो दिस वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डिसाइडिंग कि Z1 क्या है, कौन सा है और Z2 कौन सा है. जैसे कि यहाँ पे अब जीओटी जब हमने कैलकुलेट किया तो इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है अंडर द रूट ऑफ Z1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस Z1 Z2. तो Z1 Z2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्लस करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी. लेकिन जहाँ पे हमने Z1 यूज करना है वहां पे अगर उसकी जगह Z2 की वैल्यू यूज हो गई तो फिर वो सारा का सारा एक्सप्रेशन आपका रॉन्ग हो जाएगा. सो दिस यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल डिसाइडिंग कि आपका Z1 सीरीज आर्म का रहेगा चाहे लो पास फिल्टर है चाहे हाई पास फिल्टर है. सीरीज आर्म में जो भी लगा है उसकी रिएक्टेंस जो होगी वो Z1 में कैलकुलेट होगी और जो शंट आर्म में जो भी लगा है उसकी रिएक्टेंस Z2 में कैलकुलेट होगी. तो हाई पास फिल्टर में वो डिफरेंट होगा, लो पास फिल्टर में इट विल बी डिफरेंट. तो यहाँ पे Z1 की वैल्यू क्या है 1/j ओमेगा सी. तो जब हम 1/j ओमेगा सी का स्क्वायर करेंगे तो j का स्क्वायर यानी कि आइटा स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू -1, राइट. और जो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा सी स्क्वायर बन जाएगा और दैट विल बी 1/4 साथ में लग जाएगा आपके. तो द रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने यहाँ पे शो किए हैं
आपके डायग्राम के अंदर, तो प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर सेक्शन के अंदर आपकी जीओटी की वैल्यू क्या होगी, जी1 का स्क्वायर, यानी कि क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जी1 की वैल्यू है 1/j⍵c, राइट। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, राइट, जी1 का स्क्वायर, और इसके साथ क्या है, डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो ये कैसे लिखा जाएगा, व्हाट हाउ इट विल बी रिटन, 1 का स्क्वायर ऑब्वियसली 1, ये j⍵c डिनोमिनेटर में है तो ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 विल बी रिटन एज इट इज, और j का स्क्वायर हो गया -1, ठीक है। तो सॉरी, इसके आगे जो है वो माइनस लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पे, राइट। ओमेगा का स्क्वायर हो गया ओमेगा स्क्वायर, और सी का स्क्वायर हो गया सी का स्क्वायर। सो दिस विल बी द टर्म, राइट, जो हमने यहाँ पे लिखी है, -1/4 ω c स्क्वायर, प्लस जी1 जी2 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज L/C, तो वो L/C हमने पुट कर दी यहाँ पे, राइट। अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन में से हमें L/C को कॉमन बाहर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू, अगर मुझे यहाँ से L/C को कॉमन बाहर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे L को नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। L स्क्वायर मतलब अगर हम L स्क्वायर जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे क्या चीज बन जाएगी, L/C टर्म यहाँ से बाहर आएगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1, राइट। L/C टर्म जो है अगर यहाँ से बाहर आएगी अंडर द रूट के अंदर, राइट, तो यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/4 ω² L/C। क्यों, क्योंकि L/C हमने यहाँ से इस टर्म में से L/C को बाहर निकाला, राइट। तो यहाँ पे तो L है नहीं, तो L को अगर बाहर निकालना है तो L है न्यूमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को L के साथ मल्टीप्लाई L के साथ डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ये L है वो बाहर निकल जाएगा, राइट, और अंदर नीचे एक L रह जाएगा। C स्क्वायर में से अगर हमने C को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच जाएगा, एक सिंगल स्क्वायर बच जाएगा, अंदर बचेगा +1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो L/C है अंडर द रूट L/C, इसको हमने कर दिया अलग, अलग से बाहर निकाल दिया, और अंदर हमारे पास क्या बचा, ये +1 को हमने आगे लिख दिया, ये माइनस वाले टर्म को पीछे लिख दिया, तो 1/4 ω² L/C, ये हमारे पास टर्म बच गई अंडर रूट के अंदर। और ये अंडर रूट L/C हमें पता है ये किसके बराबर है, अंडर रूट L/C इज इक्वल्स टू R0। कैसे, क्योंकि हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया था, L/C, जब हमने कैलकुलेट किया था जी1 जी2 से तो उसकी वैल्यू किसके बराबर थी, R0 स्क्वायर के बराबर थी, राइट। अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट, तो दैट मीन्स अंडर रूट L/C की वैल्यू किसके बराबर हो गई, R0 के बराबर हो गई, राइट। तो ये हमारे पास जो जीओटी की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई, R0 अंडर द रूट ऑफ 1 - 1/4 ω² L/C, राइट। सिमिलरली अब यहाँ पे हमारी जो जीओटी की वैल्यू है उसके हिसाब से, मतलब जो हमने इम्पिडेंस कैलकुलेट करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली क्या चीज हुई कि अगर अगर तो 1 जो 4 ω² L/C की वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 1 है, अगर वो ग्रेटर दैन 1 है तो आपका जीओटी जो है वो क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा, और जो फिल्टर है वो पास बैंड की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो जीओटी इमेजिनरी हो जाएगा, और जो फिल्टर्स ऑपरेशन है इट लाइज इन द अटेनुएशन बैंड। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि जो फिल्टर ऑपरेशन है वो अटेनुएशन बैंड में लाए कर रहा है। ऑब्वियसली जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे होगी, जब ω/c² 4 ω/c² इंटू L/C की वैल्यू इक्वल्स टू 1 होगी, राइट। तो इसका मतलब जब ω/c विल बी इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट L/C, या FC इज इक्वल्स टू 1/4 पाई अंडर द रूट L/C, जब फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू होगी तो दैट विल बी काउंटेड एज अ कट ऑफ वैल्यू, दिस विल बी काउंटेड एज अ कट ऑफ वैल्यू, राइट। सो देखो अगर यहाँ पे 1 की वैल्यू जो है वो ज्यादा होती है तो क्या होगा, 1 की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, सॉरी 4 ω² L/C की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय मोर देन 1 वैल्यू,
राइट। तो क्या होगा, इस यहाँ पे वैल्यू जो है वो कम होगी, यहाँ पे वैल्यू कम आएगी, यहाँ पे वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गई 2, ठीक है, तो 1/2 क्या हुआ, 0.5, तो 1 माइनस 0.5 क्या हुआ 0.5, 0.5 का अंडर रूट कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होगी, रियल क्वांटिटी होगी, उसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। लेकिन अगर फॉर ओमेगा स्क्वायर एलसी की वैल्यू 1 से कम है, इफ इट इज लेस देन 1, तो क्या होगा, यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे इसकी वैल्यू को, राइट, तो वो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आएगी। तो जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो इमेजिनरी पार्ट में काउंट होता है, तो माइनस जे लग जाता है साथ में, राइट, आयटा लग जाता है साथ में, तो वो क्या किस में काउंट होता है, इमेजिनरी में काउंट होता है। तो इसलिए जब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो वो रियल क्वांटिटी होगा, दैट मीन्स कि वो जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो पास बैंड की फ्रीक्वेंसीज होंगी जब इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो वो पास बैंड की वैल्यूज होंगी, जब उसकी कम है तो वो स्टॉप बैंड की वैल्यूज होगी, और जब वो इक्वल टू 1 है तो दैट मीन्स दैट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वहां से हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, दैट इज 1/4 पाई अंडर द रूट एल सी, राइट। तो अगर हम जीओटी यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 1/4 पाई अंडर द रूट एल सी की वैल्यू किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है, या ओमेगा सी किसके बराबर है, 1/2 अंडर रूट एल सी। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाएगा, 4 LC, तो 1/4 LC किसके बराबर हुआ, ओमेगा सी के। तो ओमेगा सी अगर यहाँ पे लिख दूं ओमेगा सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/4 LC इज इक्वल टू ओमेगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर। एफ सी स्क्वायर कैसे बना ओमेगा सी से, क्योंकि ओमेगा सी इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी, और ओमेगा क्या है, इट इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो ओमेगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एफ स्क्वायर। तो एफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर बच गया हमारे पास, 2 पाई कैंसिल हो गए, ओमेगा सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/4 LC। वो कहाँ से कैलकुलेट करी हमने, यहाँ से कैसे कैलकुलेट करी, क्योंकि हम ये टर्म की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये देखो यहाँ से अगर हमने ओमेगा सी कैलकुलेट करना है तो ये किसके बराबर हो गया, ओमेगा सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये डायरेक्टली हो गया ओमेगा 1/4 यहाँ से जब इस टर्म की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो ओमेगा सी स्क्वायर यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट, उसका स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 1/4 LC। तो यहाँ से 1/4 LC को हमने अलग कर दिया, उसकी वैल्यू ओमेगा सी स्क्वायर पुट कर दी, और नीचे ओमेगा स्क्वायर तो पहले से ही था। जब इनको ओपन किया ओमेगा सी स्क्वायर बन गया 2 पाई एफ सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बन गया 2 पाई एफ स्क्वायर, 2 पाई और 2 पाई कैंसिल होगा, हमारे पास एफ सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर, राइट, ओमेगा सी स्क्वायर इसके बराबर है, क्लियर, राइट। तो अब हम यहाँ से हमने जीओ टी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ओमेगा सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एफ सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अगर हम जीओ पाई की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय जीओ टी। जीओ टी की वैल्यू हमें पता है, आर नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/ओमेगा सी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो आर नॉट स्क्वायर और आर नॉट एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आर नॉट बचेगा और नीचे बचेगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एफ सी स्क्वायर बाय एफ स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस टी और पाई सेक्शन की उनकी क्या वैल्यूज हैं फॉर द हाई पास फिल्टर सेक्शन। तो ये प्रोफाइल क्या शो करती है कि जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्रॉस होती है, तो हमारा जो आर नॉट से इन्फिनिटी की तरफ की जब इम्पीडेंस बढ़नी शुरू होती है तो वो जीरो पाई के केस में होती है, और जब वहां से आर नॉट से माइनस की तरफ जानी शुरू होती है तो वो जीरो टी की वजह से होती है, राइट। तो पास बैंड में हमारे पास जीओटी और जीओ पाई जो इम्पिडेंसेस हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉप बैंड में कोई इम्पिडेंस नहीं है, सिर्फ अटेनुएशन है और फेज शिफ्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। और नेक्स्ट हमारा रह गया है अटेनुएशन एंड फेज शिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई पास फिल्टर। अभी आप इतना सिर्फ समझ लो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस और ऑफ पी टाइप लो पास हाई पास फिल्टर
और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ पाई टाइप हाई पास फिल्टर। अभी आप इतना अपने दिमाग में बिठाइए, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है एटेन्युएशन और फेज शिफ्ट कांस्टेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इट इज ऑल क्लियर टू यू? इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट, we will be taking them later on. Till then, take care and bye bye.